अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं आपका मेज़बान सुमैर। तो आज के नए प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, आज भी हमारे पास बहुत ज़बरदस्त किस्म की अपडेट्स हैं, बहुत ज़बरदस्त किस्म की ख़बरें हैं। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे निम्रा मेहरा के बारे में। निम्रा मेहरा के साथ बहुत बड़ा फ्रॉड हो चुका है भाई, लाखों का नहीं बल्कि करोड़ों का फ्रॉड हो चुका है। और अब उन्होंने कहा है कि मैं अपनी पूरी लीगल टीम के साथ एक बहुत बड़ा उन पर केस करना चाह रही हूँ। किन पर केस करना चाह रही हूँ, ज़रा गौर से सुनिएगा। पहले मैं ज़रा आपको निम्रा मेहरा के बारे में बता दूं और केस के बारे में बता दूंगा। कोई वीडियो लंबी खींचूंगा नहीं, सिर्फ आपको पॉइंट बताने जा रहा हूँ। निम्रा मेहरा वो हैं जिन्होंने कभी पाकिस्तान आइडल में ऑडिशन दिया था और वहाँ पर बैठे हुए बुशरा अंसारी और बहुत सारे लोगों ने कहा था, बड़े बड़े सिंगर्स थे वहाँ पर, उन्होंने कहा था कि भाई आपके अंदर दम नहीं है, आपकी आवाज़ जो है वो बनावटी है, कोई मज़ेदार नहीं है। फिर निम्रा मेहरा वहाँ से निकली और उन्होंने ये अहद कर लिया था कि मैं जो है अपना नाम बनाऊंगी। फिर टिकटॉक आई और टिकटॉक पर उन्होंने अपनी आवाज़ के साथ अपनी अदाओं में, उनकी अदाएँ इतनी अच्छी थी, मज़ेदार थी कि लोग उनके दीवाने होते गए, उनकी फ़ैन फॉलोइंग बढ़ती गई। और आवाज़ तो वो सुर तो बड़े कमाल के लगाती थी। मैंने पहली बार उनको जब टिकटॉक पे देखा, मैंने कहा ये बंदी एक दिन बड़ी कामयाब होगी। मुझे नहीं पता था कि इसके पीछे स्ट्रगल क्या है। खैर, निम्रा मेहरा ने बहुत स्ट्रगल की, स्ट्रगल करते करते फिर उनका एक गाना आया, तेरे हथ दा जायका इंज सजना मेरी माँ दे, क्या था, तेरी चाह दा जायका, कुछ इस तरह का एक गाना आया था। वेरी सॉरी, वो बहुत अच्छा गाना था, बहुत मज़ेदार था और वो वायरल हुआ। उसके बाद इनको बहुत ज़्यादा कॉन्सर्ट मिले। खैर, पहले भी इन्होंने बहुत सारी कोशिशें की, बहुत सारे चैनल्स पर आकर इन्होंने गाना शुरू किया, लेकिन इनको वो मौका नहीं मिला। इनको जो इज़्ज़त मिली, जो शोहरत मिली, वो टिकटॉक से मिली। टिकटॉक के बाद ये स्टार बनी, टीवी पर इनको इज़्ज़त देने लग गए लोग। और वो लोग जिन्होंने इनको कभी रिजेक्ट किया था, वो भी आज सोचते होंगे कि निम्रा मेहरा पूरी दुनिया में कॉन्सर्ट कर रही है। जहाँ जहाँ उर्दू बोली समझी जाती है, वहाँ वहाँ निम्रा मेहरा को बुलाया जाता है और निम्रा मेहरा कॉन्सर्ट करती हैं। और इसके पीछे एक टीम थी। उस टीम ने इनके साथ ये फ्रॉड किया बकौल इनके कि मेरे जो गाने थे उनके राइट्स औरों को बेच दिए। और जब भी मैं पूछती थी तो ये आए बाएँ शाएँ करके बात को इग्नोर कर देते थे। उसके बाद मेरा जो पैसा था, जो मैं, ज़ाहिर है बाहर जो कॉन्सर्ट्स होते हैं वो ये थोड़ी होते हैं कि 1000 रुपये का टिकट थे, 1500 का टिकट, वो डॉलर्स में डील होती है और पाउंड्स में डील होती है। वो सारा पैसा इनका आए बाएँ शाएँ हो रहा था। इन्होंने कहा कि मैंने कई बार अपनी टीम से पूछा, उनका जिब्रान नाम ये बता रही हैं जो जिनके साथ इनका कॉन्ट्रैक्ट था, उस टीम पर, उस कंपनी पर इन्होंने केस कर दिया। वो कहती हैं कि पहले मैं खामोश रही, मैं पूछती रही, बात करती रही, लेकिन उन्होंने जवाब नहीं दिया। वो कभी खामोश हो जाते थे, कभी आएँ बाएँ शाएँ करते थे, कभी मुझे कुछ झूठ बोल के बात टाल देते थे, लेकिन मैं चूँकि काम करती रही। और अब आकर मुझे यूँ लगा कि मुझे ये सारी बात करनी चाहिए। मुझे ये लगता है कि शायद उन्होंने भी कहा हो किसी तरफ कि भाई निम्रा मेहरा ने हमारे साथ फ्रॉड किया है, निम्रा मेहरा हमारे साथ कॉन्सर्ट पर डील करती हैं। तो फिर इन्होंने सोचा कि अगर वो झूठ बोलेंगे, मेरे पर इल्ज़ाम लगाएंगे, तो बेहतर है कि मैं इन पर पहले केस करूं और उसके साथ साथ मैं इनको ये भी बताऊं कि भाई मेरा पैसा, मेरे गाने, मेरी सारी चीज़ें आप लोगों ने मेरी इजाज़त के बगैर किसी और कंपनी को क्यों दी हैं। अच्छा, निम्रा मेहरा कई बार जब भी कभी किसी इंटरव्यू में या किसी शो में आती हैं तो बहुत ही ऐसी लगती हैं दुखी, रोने लग जाती हैं। कभी अपनी प्यार और मोहब्बत की कहानी सुनाते हुए, कभी अपने वालिदैन की बात करते हुए रोने लग जाती हैं। और इन चीज़ों से देखते हुए लगता है कि बहुत हसास है, मतलब इनका दिल बहुत ही हसास है। और वैसे जिस तरह से हमारी नॉर्मली जितनी हीरोइंस होती हैं ना, वो हसास दिखाई देती हैं, लेकिन दर हकीकत वो होती नहीं है, बहुत दिलेर होती हैं, क्योंकि उन्होंने ज़िंदगी में जो कुछ देखा होता है और जिस तरह की चीज़ों को उन्होंने फेस किया होता है, और जहाँ वो पहुँची होती हैं, जिस तरह से पहुँची होती हैं, तो वो बहुत सख्त मिजाज हो चुकी होती हैं। लोगों को लगता है कि एक्टर बड़ा हसास होता है, तो मुझे यूँ लगता है कि नहीं, ऐसा नहीं है, हसास नहीं होते। बहुत कम लोग होते हैं जो हसास होते हैं। खैर, निम्रा मेहरा कहती हैं कि मेरे साथ बहुत बड़ा फ्रॉड हो चुका है। और ऐसा ही एक फ्रॉड जो है, एक ऐसी कंपनी जिन्होंने राहत फ़तेह अली ख़ान पर इल्ज़ाम लगाए थे कि राहत फ़तेह अली ख़ान से मतलब बहुत सारा पैसा जो कि इन्होंने बाहर रखा हुआ है, इन पर FIA को एक्शन लेना चाहिए। मतलब उन्होंने बहुत सारी बातें की थी कि आखिर हमारे से इन्होंने इतना करोड़ों रुपया कमाया, इतने डॉलर्स कमाए, फ़लाँ किया। वो बहुत बड़ा एक इल्ज़ाम था, तो इनसे इन्वेस्टिगेशन की जाए कि वो पैसा कहाँ है। तो खैर, ये जब भी किसी कंपनी के साथ आप चलते हैं, बात करते हैं और वो कहते हैं कि हम आपसे
शोज़ करवाएंगे बाहर, आपके शोज़ अरेंज करेंगे, सब कुछ हम करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा? और जब आप लेन देन में बिल्कुल क्लियर नहीं रहते, साफ, इंसाफ, शफाफ सब कुछ नहीं करते, तो फिर एक दिन आता है कि आपके लिए बदनामी आपका मुकद्दर बन जाती है। अब खैर ये केस चलेगा और दूसरी तरफ से जब जवाब आएगा तो पता चलेगा असल में कौन गलत है। मुझे यूँ लगता है कि देखिए, निम्रा मेहरा गलत इसलिए नहीं हो सकती, गुलकार हैं, वो गाना गाएंगी, जितने पैसे बनेंगे उनको अपने पैसे चाहिए होंगे। और हमारी इंडस्ट्री में ये बात, खैर हमारी क्या, हर जगह जितनी भी दुनिया भर की इंडस्ट्री है वहाँ पर ये प्रॉब्लम होता है पेमेंट के मामले में। हॉलीवुड में शायद ना होता हो, लेकिन वहाँ पे हरासमेंट ये वो यहाँ से बहुत ज़्यादा है। वहाँ पर भी बहुत सारी फिल्मों में दिखाते हैं कि आते ही डायरेक्टर प्रोड्यूसर अपने कमरे में बुला लेता है और कहता है कि हाँ जी दसो केड़े केड़े सीन तुसी कर सकते हो, ठीक है। लोग कहते हैं कि बाहर ऐसा नहीं होता, बाहर भी ये सब कुछ होता है, और वो यही करने के लिए फिल्म इंडस्ट्री में काम दिलवाने के चक्कर में उनको पॉर्न स्टार बना देते हैं, उनसे वो सब कुछ करवा लेते हैं, उनको पैसे देते हैं, फिर एग्रीमेंट्स करवा लेते हैं, करते करते उनको किसी बड़े अंडरवर्ल्ड के बंदे के साथ उसकी रखेल रखवा देते हैं, और ये सारा कुछ करवाने के बाद उनकी ज़िंदगियां बर्बाद कर देते हैं। खैर, बात शुरू निम्रा बेहरा से हुई थी, तो निम्रा बेहरा के बारे में मैं आपको बता रहा था कि उनकी ज़िंदगी में जो कुछ चल रहा है वो यही चल रहा है कि उनका कमाया हुआ पैसा कोई और खर्च कर गया, और वो अपने मतलब थोड़े बहुत पैसे लेती नहीं, और अब आकर उन्होंने उन पर केस करना है। खैर, आपको क्या लगता है इस बारे में? ज़रूर अपनी राय दीजिएगा। क्या वाकई निम्रा मेहरा मासूम लगती है? मुझे लगता है यार, लेकिन आप लोगों को क्या लगता है? आप लोग अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। खैर, चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ और बात करते हैं नुमान एजाज की एक ऐसे जुमले के बारे में जो कि बहुत ज़्यादा वायरल हुआ है और बहुत मज़ेदार जुमला है, जिसे मैं ये समझता हूँ कि मियाँ बीवी को गौर से सुनना चाहिए। भाई, उन्होंने ये लिखा कि अज़दवाजी ज़िंदगी तभी कामयाब होती है जब मियाँ बीवी एक दूसरे की बात ऐसे समझें जैसे मेडिकल स्टोर वाला डॉक्टर की लिखी हुई बात को समझ लेता है। हाँ जी, ये बात उन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त कही है। अब माशाल्लाह से उनकी ज़िंदगी, अज़दवाजी ज़िंदगी इतनी ज़बरदस्त गुजरी है, और एक टाइम ऐसा आया था कि जिस वक्त इनकी एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी सामने आई थी। एक इंटरव्यू में इन्होंने कहा था कि मैं ते बहुत सारी औरतां दे नाल अपने फेर चला लेना और उन्होंने मियाँ नूं ही नहीं पता लगता। अब ये एक बात ऐसी सामने आई थी जिसके बाद लगता था कि इनकी अज़दवाजी ज़िंदगी बड़ी डिस्टर्ब हो जाएगी, बड़े मामलात ख़राब हो जाएंगे। अच्छा, बहुत ज़्यादा बैकलैश भी इनको आया था, बहुत ज़्यादा इन पर तनकीद भी की गई थी कि ये कैसे सुपरस्टार हैं जो पाकिस्तान के चैनल पर बैठकर या फिर यूट्यूब का जो भी पॉडकास्ट होगा या जो भी था उस पर बैठकर ये अपने कैलिबर का भी ख्याल नहीं कर रहे और ऐसी बातें कर रहे हैं। और इतनी बड़ी बात थी कि यूँ लग रहा था कि इन दोनों के दरमियान कोई लड़ाई होगी, खुदा न खास्ता, लेकिन नहीं हुई। अच्छी बात है। और ये सारा अब जो मैं पढ़ रहा हूँ ना, मुझे यूँ लगता है कि इन दोनों के दरमियान बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी और एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का इन्होंने ये मैसेज दिया। देखिए, आप लोगों को याद होगा सुनीता मार्शल ने एक पॉडकास्ट में कहा कि हसन जो है वो बेसिकली गुस्से के बहुत तेज़ है और उनमें इतना ज़्यादा गुस्सा बढ़ गया था और उन्होंने वजूहात, मुझे यूँ लगता है कि ये वजूहात थी, उनके पास काम नहीं था। वो कहती थी कि मैं तुम्हारे लिए कभी किसी को नहीं कहूँगी। सुनीता मार्शल कहती है कि मैं कहती थी कि मैं तुम्हारे लिए कभी नहीं कहूँगी, तुम्हें खुद कोशिश करनी पड़ेगी। और उस वजह से ज़ाहिर है जब ज़िंदगी में डिप्रेशन, नाकामियाँ, ये सब कुछ आता है तो इंसान का गुस्सा बढ़ता जाता है। तो मुझे यूँ लगता है कि उस वक्त शायद उनको भी गुस्सा आया, तो उन्होंने एक अपने पॉडकास्ट में कहा कि उनको बहुत गुस्सा आता है। फिर हमने उनका इलाज करवाया, उनकी थेरेपी हुई, वो ज़िंदगी उनकी बड़ी बेहतर हो गई। ये चीज़ें जब सामने आने लगी तो लोगों ने ये कहा कि भाई मियाँ की ये वाली बातें, शायद उन दोनों के दरमियान में लड़ाई हुई हो ना हुई हो, लेकिन लोगों ने इस बात को बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया कि भाई बेडरूम की बातें आप लोगों ने बाहर आकर करना शुरू कर दी हैं। अपने शौहर की इंसल्ट करनी शुरू कर दी कि वो पागल हो गया था, उसको पागलों के डॉक्टर के पास। भाई ऐसी बात तो उन्होंने कही नहीं। उन्होंने कहा कि हमारी ज़िंदगी में ये जब डिप्रेशन आता है, गुस्सा आता है, तो हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। मेरे हस्बैंड को भी गुस्सा आने लग गया था तो मैंने ये चाहा कि इनको किसी डॉक्टर के पास लेके जाना चाहिए। अब जब वो डॉक्टर के पास जाना शुरू हुए तो वो बेहतर होने लग गए। देखें, ज़िंदगी में इंसान का दिल, गुर्दा, फेफड़ा, जिगर सब खराब होता है, तो भाई उसके लिए हम डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर साहब मेरे मैदे बड़ी पीड़ होती है, शामी को आप खाते ना तो बड़ा दर्द हो रहा है, सुबह उठ के पाया का भी एक प्याला छिक गया। भाई जब आपके मैदे में पीड़ होती है तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं। इसी तरह हमारे वजूद का एक हिस्सा है दिमाग।
ये भी ख़राब होता है और इसका एक डॉक्टर होता है, उसके पास भी हमें जाना चाहिए। और जब आप उसके पास जाते हैं तो आपकी अज़दवाजी ज़िंदगी ख़राब नहीं होती, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो आपकी बीवी को मिल रही होती हैं, आपकी जो वाइफ होती है, वो कामयाबियाँ समेट रही होती है, तो शोहर को बुरा लगने लग जाता है। एक दिन था मैं कामयाब था, बीवी अब कामयाब है, ये चीज़ें देखते देखते बहुत सारे इख्तिलाफात बढ़ते हैं। आप देखें हीरा मानी को, बड़ी मुझे उनकी ये बातें अच्छी लगती हैं कि वो कहीं भी बैठती हैं कहती हैं आज मैं जो कुछ भी हूँ मानी की वजह से हूँ, मानी की हीरा, मानी की हीरा। ये बातें मुझे बहुत उनकी अच्छी लगती हैं कि वो अपने शौहर की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करती हैं। खैर इस तरह से जो सुनीता मार्शल है उनकी ज़िंदगी भी बची लड़ाई झगड़े से, दोनों ने बहुत अच्छे से हैंडल किया। हालांकि सुनीता जो है वो क्रिश्चियन फैमिली से और हसन जो है वो मुस्लिम है, लेकिन उसके बावजूद इन दोनों के दरमियान बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग, बच्चे बड़े हो रहे हैं। नुमान एजाज उनके बच्चे माशाल्लाह बड़े हो रहे हैं और ये बहुत ज़बरदस्त मैसेज दिया उन्होंने। बहरहाल इस बारे में आप लोगों की क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। खैर चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ, वो बात करते हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो के बारे में। आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि ये भाई पहला फुटबॉलर है जिसने 40 साल की उम्र में 1.4 बिलियन रुपीज़ जमा कर लिए हैं। भाई 1.4 बिलियन गिने ने कदी तके भी है ने तस्वीरें बहुत बड़ी रकम है भाई। इन्होंने 40 साल की उम्र में इतना पैसा इकट्ठा कर लिया, 1.4 बिलियन। अब आप अंदाज़ा लगाएं, इनके पास एक ऐसी गाड़ी है जो दुनिया में सिर्फ एक है, वो गाड़ी सिर्फ इनके पास है। अब आप एक और बात का अंदाज़ा लगाएं, इन्होंने शायद अब पिछले दिनों शायद शादी का फैसला किया है। आप हैरान हो रहे होंगे शादी का फैसला? हाँ भाई, जो इनकी गर्लफ्रेंड है उनमें से इनके बच्चे हैं, लेकिन इन्होंने शादी नहीं की। इनके बच्चे जवान हो गए, 5 6 7 बच्चे हैं भाई, बच्चे जवान हो गए हैं। बच्चा अब तो फुटबॉल टीम में आने वाला है, बहुत अच्छा प्लेयर बन चुका है, लेकिन इन्होंने शादी नहीं की थी, शादी के बगैर। और ये अपने काम की वजह से हमारे मुसलमानों को मजबूर कर देते हैं कि जहाँ पर बग़ैर निकाह के कोई नहीं रह सकता, मतलब जिस कोई आप ऐसा रिश्ता बनाकर नहीं रह सकते मुस्लिम कंट्री में, सऊदीया में, जहाँ जिस रिश्ते को हराम करार दिया गया हो कि यार ये अपनी गर्लफ्रेंड के साथ ऐसे नहीं रह सकता, वहाँ पर रूल्स हैं। लेकिन इन्होंने अपने काम से इतना उनको मजबूर कर दिया कि ये अपनी उस गर्लफ्रेंड को बच्चों समेत लेकर सऊदीया गए और वहाँ पर टीम को ट्रेन करते रहे। आप अंदाज़ा लगाएं, ये वो शख्स है जिसने, ये कोई अच्छी बात नहीं है, पहले मैं आपको बता दूं कि इन्होंने, मैं सिर्फ इनके काम की तारीफ़ कर रहा हूँ, इस बात की तारीफ़ नहीं कर रहा हूँ कि भाई रोनाल्डो ने बग़ैर शादी के एक लड़की के साथ रिलेशन बनाया और बच्चे भी पैदा कर लिए और अब आकर वो कह रहा है कि मैं शादी कर लूँ तो बेहतर है। मैं इसकी तारीफ़ नहीं कर रहा हूँ, मैं उनके काम की तारीफ़ कर रहा हूँ कि उन्होंने अपने काम पर इतनी ज़्यादा मेहनत की, अपने आप को इतना ज़्यादा परफेक्ट बनाया कि वो मुल्क, खैर अब वो मुल्क तो बहुत काम ही कर रहा है, बहुत ऐसी ऐसी चीज़ें कर रहा है, जहाँ से गुज़रने पर सऊदीया में एक ऐसी जगह है जहाँ पर एक कौम को तबाह किया गया था, अल्लाह का अजाब आया था, ठीक है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जब भी यहाँ से गुजरें तो कभी मत हंसना और मुमकिन हो तो रोते हुए गुजरना कि यहाँ पर कैसा खौफनाक एक अजाब आया था। इस पर मना फरमाया गया था और वहीं पर गालिबन जद्दा या कोई ऐसी जगह थी, मैं देखूँगा, मैं लिख दूँगा साथ पर, वहीं पर सऊदी गवर्नमेंट ने एक म्यूज़िकल नाइट अरेंज की थी जहाँ पर दुनिया भर से लोग आए थे, दुनिया भर से लोग आए थे और उन्होंने म्यूज़िकल नाइट अपने कपल्स के साथ आए थे। वो चाहते हैं कि अब हम दुनिया के साथ बराबरी करें, लेकिन वो शायद भूल गए हैं कि वो किस सरजमीन पर खड़े होकर ये सब काम कर रहे हैं। खैर बात हम रोनाल्डो की कर रहे थे, तो रोनाल्डो ने 1.4 बिलियन इकट्ठे कर लिए और आज से कुछ दिन पहले शाहरुख खान के बारे में भी ये खबर आई थी कि वो पाकिस्तान क्या कहेंगे, पाकिस्तान ही तले तक लोगों को पेमेंट ही नहीं टाइम पे मिलती, रोज़ाना वीडियो बन रही होंगी। खैर शाहरुख खान दुनिया के पहले एक्टर बने हैं जिन्होंने 1.4 बिलियन जमा किए। उनकी जो क्या कहते हैं नेटवर्थ, वो 1.4 बिलियन है, लेकिन ये क्लियर नहीं किया था कि वो डॉलर्स में है या फिर इंडियन रुपीस में, लेकिन इनका कंफर्म है कि ये डॉलर्स में इनकी नेटवर्थ है। अच्छा, एक और एक्टर के साथ भी उन्होंने लिखा था कि उन्होंने, शाहरुख खान ने उनको भी पीछे छोड़ दिया है, ठीक है, हॉलीवुड के बहुत बड़े महंगे एक्टर, अगर उनके साथ कंपेयर कर रहे हैं तो फिर यकीनन डॉलर्स में होगा 1.4 बिलियन, क्योंकि जितने बड़े एक्टर्स हैं, आमिर खान हो गए, सलमान खान हो गए, शाहरुख खान हो गए, ये अपनी फिल्म से जितना पैसा कमाते हैं वो बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं, हमारी तरह नहीं, हमारे एक्टर्स की तरह नहीं
जब पैसा आया अय्याशियाँ की, और जब बुढ़ापा आया तो पैसे मांगने लग गए। वहाँ के जितने बड़े एक्टर्स हैं आपने देखा है, जब वो बड़ी बड़ी फिल्म्स करते हैं और फिल्म्स के साथ साथ वो अपनी प्रॉपर्टीज़ बनाते हैं, प्लाजे बनाते हैं, प्रॉपर्टीज़, बिजनेस, इन चीज़ों से वो रेवेन्यू जनरेट करते हैं और अपनी ज़िंदगी ज़बरदस्त गुजारते हैं। पुराने से पुराने और थके से थके एक्टर के पास देखे मर्सिडीज़, रेंज रोवर, लैंड रोवर, पता नहीं कौन कौन सी गाड़ियाँ होती हैं उनके पास। लेकिन हमारे एक्टर जब बूढ़े हो जाते हैं इनके पास ढंग की गाड़ी नहीं होती। क्यों? अपने पीक टाइम पर इन्होंने अय्याशियाँ की होती हैं। लेकिन हमारे नदीम बेग साहब को देखिए, अभी भी माशाल्लाह, जब भी उनके चेहरे पर देखेंगे मुस्कुराहट होगी, बहुत अच्छे, ग्रेसफुल। वक्त कहते हैं कि शोबिज़ इंडस्ट्री में काम करने का एक ही रूल है, काम करने के बाद अगर आप सीधे घर चले जाते हैं तो आपकी ज़िंदगी बेहतर होती है। लेकिन अगर आप काम करने के बाद किसी खूबसूरत लड़की के घर पर या उसके फ्लैट पर या उसके पास चले गए तो फिर आपकी ज़िंदगी में बच्चा कुछ नहीं रहता सिवाय शोहरत के। और शोहरत भी एक दिन आपके लिए बदनामी बन जाती है जब आपके पास बुढ़ापे में, बीमारी में कुछ नहीं होता और आपको भीख मांगनी पड़ती है। खैर, बात हम रोनाल्डो की कर रहे थे और उन्होंने अपनी ज़िंदगी में खूब पैसा जमा किया, शोहरत हासिल की, लेकिन उनके असूल पक्के हैं। उन्होंने आज तक पेप्सी, कोक, इन चीज़ों को प्रमोट नहीं किया। उनके आगे रखी गई, उन्होंने हटा दिया। उसके बदले में उन्होंने कहा कि भाई आप अपने इंस्टा पर चंद सेकंड की सिर्फ बॉटल पकड़कर एक स्टोरी लगा दें, हम आपको इतने करोड़ रुपया देंगे, इतने डॉलर्स देंगे। लेकिन उस बंदे ने पैसों की खातिर उस कंपनी को प्रमोट नहीं किया जिसे वो अपने लिए बेहतर नहीं समझता, अपने बच्चों के लिए बेहतर नहीं समझता। क्योंकि उसने अपने बेटे को कहा था, अगर तुम बर्गर खाओगे, फास्ट फूड खाओगे तो मैं तुम्हें ट्रेनिंग नहीं दूंगा। और वो बच्चा बाज नहीं आता था। लेकिन जब रोनाल्डो के बेटे ने ये सब कुछ छोड़ा तो उस वक्त उसने अपने बेटे को ट्रेन करना शुरू किया। असूल परस्त आदमी है। उसने अपने बेटे को कहा कि भाई मैं ट्रेन नहीं कर सकता। उसका बेटा एक हेयर ड्रेसर से कटिंग करवा कर आता है और उसको $10,000 जो है गिफ्ट कर देता है, टिप दे देता है। उसका बाप कहता है कि तुमने टिप कहाँ से दी? उसने कहा आपका एटीएम मेरे पास था। उसने कहा आइंदा ये कभी मत करना, अगर तुम्हें इतनी रकम देनी है तो खुद मेहनत करो, खुद अपना पैसा कमाओ और तब जाकर इतनी टिप देना, आइंदा मेरे एटीएम को यूज़ मत करना। रूल्स, और उन रूल्स पर चलते हुए उसने यहाँ तक अपना सफ़र कंप्लीट किया 40 साल की उम्र में। खैर, मेहनत करनी चाहिए। मेहनत करते हुए जब आप किसी जगह पर पहुँचते हैं तो फिर आपको खुशी होती है, लेकिन ठीक रास्ते पर चल के। आप देख लें, आज दुनिया भर के बड़े एक्टर्स उन सारी चीज़ों को खाते पीते दिखाते हैं, यूज़ करते हुए दिखाते हैं एड्स में, और कितना पैसा लेते हैं। चाहे पाकिस्तान के हो, इंडिया के हो, क्या वो क्यों मोबाइल यूज़ करते होंगे? क्या वो पेप्सी पीते होंगे? क्या वो मीठा खाते होंगे? क्या वो बर्गर खाते हैं? कोई कुछ नहीं खाता। इवन कि वो शुगर का एक चम्मच अगर चाय में डाल दिया जाए तो कपिल शर्मा के शो में चाय उठाकर फेंक दी जाती है, और ये हुआ है। और ये सब कुछ हमने अपनी आंखों से देखा है। कौन लेकर आया ये चाय? इसमें मीठा किसने डाला है? और वही लोग चॉकलेट की प्रमोशन कर रहे होते हैं, ड्रिंक की प्रमोशन कर रहे होते हैं। और दूसरी तरफ अगर इस बंदे को देखा जाए जिसका इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है, वो बंदा वो चीज़ उठाकर अपने आगे से हटा देता है जिसे वो अपने लिए बेहतर नहीं समझता। ये मैसेज है हम सबकी ज़िंदगी लिए, जो आप अपने लिए बेहतर नहीं समझते वो दूसरों के लिए भी कभी अच्छा ना समझे। उम्मीद है कि आज की ये बातें, वीडियो, सब बातें, टॉपिक, सब कुछ आपको अच्छा लगा होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। सुमैर चौधरी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।